चलिए इसमें टोटल है कितना क्वेश्चन है 3, एक है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 से। ये क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस किए थे बट फिर भी देख लो। देखो ऐसा है कि एक कॉपर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे एक कोई कॉपर का रिंग है ना, लिखा ना कॉपर रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से रखा गया है और इसका ये एक्सिस होगा, ठीक है, ये इसका एक्सिस है और इस पर एक मान लो कैसे नॉर्थ कोई मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या है साउथ पोल। इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है। क्वेश्चन में से तो गिवन है नहीं बट जब स्टैंडर्ड होगा तो नॉर्थ पोल हम लोग को कंसिडर करना है कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक। और ये कंप्लीट लूप है, ये जो लूप है ना ये कंप्लीट है, क्लियर है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें जो इसका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू चूँकि ये फ्री फॉल में है ना, ये जो लूप है ये किसमें है, लूप नहीं मैग्नेट जो है ये कैसा है, फ्री फॉल। तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ फ्री फॉल एक्सेलेरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है फ्री फॉल के केस में। बट यहाँ है कि नहीं ये देखना है कि इस केस में यहाँ पर फ्री फॉल में है या नहीं है। तो सोच के देखो जैसे ये गिरेगा तो क्या होगा कि इससे ऐसे फील्ड लाइन्स नॉर्थ ऐसे निकलेगा और यहाँ से ऐसे क्रॉस करेगा और फिर यहाँ से ये ऐसे होके और इसके अंदर में अपना एंट्री कर जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो इस फेस से फील्ड लाइंस एंट्री करने वाला क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है कि नहीं, इससे क्या होगा बढ़ेगा। तो जो कॉइल है ठीक, उस कॉइल्स में होगा क्या कि जब आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व करिएगा तो आप क्या देखिएगा, आप देखिएगा कि इससे एंट्री लेने वाला जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक। तो कॉइल लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि अपोज करने का कोशिश करेगा, अपोज करने के लिए इसका अपोजिट फील्ड लाइंस जनरेट कर देगा, अपोज करने के लिए क्या करेगा इसके अपोजिट फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। और अपोजिट फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए देखो इसमें इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो ऊपर से जब आप देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही ऐसे घूमेगा करंट इसमें, है कि नहीं, इस तरीके से घूमेगा। तो इसके कारण जब आप थंब रूल लगाइएगा तो यहाँ से ऐसे घूमेगा तो फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जनरेट होगा। जैसे ऊपर की तरफ जनरेट होगा तो देखो पहले किधर था, मैग्नेट का अपना फील्ड लाइंस किधर है, नीचे, और लूप के कारण फील्ड लाइंस किधर गया, ऊपर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, अपोज किया, ठीक, अपोज किया। तो अगर अपोज नहीं करता तो कितना से गिरता, जी से गिर रहा होता, लेकिन अब तो इसको अपोज कर दिया, कुछ ना कुछ ये वाला क्या ऊपर की तरफ फील्ड लाइन जनरेट किया। इसका मतलब अब जो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन जी हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा लॉजिक, क्लियर है। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर यह लूप कंप्लीट नहीं होता, ठीक, अगर ये लूप कंप्लीट नहीं होता ऐसा होता और तब अगर इस पर अगर सपोज करो कैसे करके ये गिर रहा होता कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो करंट फ्लो ही नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता तो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होता और करंट इस केस में क्या हो जाता, जीरो। करंट होता ही नहीं तो फील्ड लाइंस जनरेट नहीं होता, फील्ड लाइंस नहीं होता तो इस केस में क्या हो जाता, ए इक्वल्स टू जी होगा। क्लास नोट्स देखिएगा, क्लास नोट्स में ऐसा एक क्वेश्चन करवाया गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि हम ऐसा एक क्वेश्चन करवाए थे, क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि इसमें दो कॉइल ए और बी है, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, ओके। बोल रहा है कि देखिए दो कॉइल, एक कॉइल है यहाँ पर इसका नाम दिया गया है ए, एक और कॉइल है इसका नाम क्या दिया गया है बी। बोल रहा है इसके पास वेलोसिटी कितना है, बी है, और इसमें इस डायरेक्शन में जो एरो दिया गया मतलब काउंटर क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, करंट है, ठीक है। बोल रहा है देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी। ए जो है वो बी की तरफ जब मूव करके जाता है ना इस डायरेक्शन में, तब जो है इसमें करंट ऐसे घूमने लगता है टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। और इसमें करंट क्या होता है, रुक जाता है। कब रुकता है, जब ए रेस्ट में चला जाता है, मतलब जब ए मूविंग है तब इसमें करंट है, जब ए मूविंग नहीं है तब बी में भी कोई करंट नहीं है, क्लियर है। बोल रहा है the current in A is counterclockwise, B is kept stationary when A moves, we can infer that, मतलब बोल रहा है कि अगर इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लियर है, तो अब बताइए कि ए में किस डायरेक्शन में करंट रहा होगा। यही है, इसको क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया, उसको ढंग से पढ़िए। लिखा देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन, बी में करंट फ्लो करता है व्हेन ए इज मूविंग टुवर्ड्स ए, जब ए क्या होता है बी की तरफ मूव करता है, एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग, और जब ए मूविंग बंद कर देता है तो बी में भी करंट जीरो हो जाता है। द करंट इन ए इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक,
बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स। ओके, इसमें एक्चुअली में एक चीज़ हम और एडिट करेंगे कि इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द करेंट इन ए इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो यहाँ ए ना लिख के ये वाला जो आपके पास ए है ना लिखा हुआ, इसकी जगह पर बी लिख दीजिए। इस क्वेश्चन में एडिट करेंगे, ए को बी लिख देंगे। यहाँ लिखा है ना, द करेंट इन ए इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, तो ए नहीं होगा वहाँ पे बी होगा, मिसप्रिंट है वो। क्लियर है? अब क्यों मिसप्रिंट है वो समझ में आ जाएगा। देखो ऑप्शन जितना भी देखो सब एक रिस्पेक्ट में दिया हुआ ना, तो अगर काउंटर करेंट जो है ए में पहले ही से पता था तो पूछ काहे रहा है ना। तो वो होगा एक्चुअली में, यहाँ पे देखो डायरेक्शन है दिया हुआ, इसका मतलब है कि द करेंट इन बी इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तब इसको अच्छे से अब उसको बी करके पढ़ना, वो समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है कि देखिए ऐसा है कि जब जो लूप हमारे पास ए है, इसको जब हम लोग मूव करके बी की तरफ ले जा रहे हैं तो बी में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ए में एक जो करंट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा और वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, इस पर सोचते हैं। देखो दो ही बात हो सकता है, अगर इसमें कांस्टेंट होगा, अगर मान लो कि इसमें कांस्टेंट नहीं होता, अगर ए में करंट हम लोग ये मान लेते हैं ठीक, कि कांस्टेंट अगर नहीं है, तो अगर कांस्टेंट ए में करंट नहीं होता तो जब हम लोग ए को मूव करके किसके तरफ लेके आते हैं, बी की तरफ लेके आते हैं। क्लियर है? तो इससे फील्ड चेंज होता। और मान लो कि जब इसको रेस्ट में भी रखते हैं, अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसमें जो करंट है इस लूप में, किसमें, ए में, वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अब मान लो इस लूप को रेस्ट में रखते, तो रेस्ट में अगर रखते तो इसमें करंट वेरिएबल है, इसमें जो भी करंट है वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अब इसमें जो भी करंट वेरिएबल होगा उसके कारण तो फील्ड लाइंस चेंज होना चाहिए इसमें, ऑब्वियस बात है कि चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है, क्या बोला है कि व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स, व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग, मतलब जब ए स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो बी के पास कोई करंट नहीं है। बी के पास क्या है, कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि ए के पास जो भी करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर मान लो कि जैसे ये ए है, इसके पास ऐसा करंट होता है जो आई एज अ फंक्शन ऑफ टी होता, इसके बगल में ये होता, मान लो दोनों रेस्ट में है, दोनों किस चीज़ में है, रेस्ट में है। तो इसके कारण अगर हम लोग ऐसा देखेंगे तो इधर क्रॉस फील्ड बनेगा, इधर कैसा डॉट फील्ड, तो इधर से निकलेगा और इसमें एंट्री ले लेगा, तो कोई फील्ड लाइंस होगा ना जो इससे एंट्री लेगा। और चूंकि करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके थ्रू तो इससे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा ना इस वाले से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि इसमें करंट कैसा है, कांस्टेंट। इसमें कैसा है कि करंट कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर नहीं होता तो फिर अभी हम केस अभी जस्ट बताएं उसमें होना चाहिए था। अब है कि ये तो हम लोग को पता चल गया कि कांस्टेंट होगा करंट, तो जितना भी ऑप्शन हमारे पास कांस्टेंट वाला वही आ जाएगा हमारे पास। तो पहला बात हो गया, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन है। दूसरा है देयर इज अ वैरिंग करंट इन है, नहीं बी नहीं होगा, देयर इज नो करंट इन है, नहीं। तो बी भी हमारे पास कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया। अब आप कांस्टेंट करंट पे दो ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। अब देखो कि ये जो लूप है तुम्हारे पास बी नंबर, ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर दे। एंटी क्लॉकवाइज के अगर कारण हम लोग फील्ड बनाएंगे ना, तो हम लोग को यह बाहर निकलते हुए दिखाई देगा ऐसा। इसके कारण फील्ड लाइन्स हम लोग ऐसे ही समझ पाएंगे। हाथ घुमा के देखिएगा आप समझ में आ जाएगा, है ना। पाम को घुमा के देखिएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि यह हमेशा करंट उसी डायरेक्शन में आता है ना जो अपोज करता है, तो ये अपोज कर रहा है। अब सोच के देखो ए में क्या हो सकता है, तो ए में दो तरीके से हो सकता है करंट। ए में क्या होगा, दो तरीके से करंट हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों करके सोच लो, है कि नहीं। देखो अगर इसमें अभी हम जिस डायरेक्शन में एरो बनाए हुए हैं इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग सोचें, ठीक है, अगर ऐसे जाएगा ये, तो इसके कारण फील्ड लाइन्स कैसा होगा, तो इसके कारण इधर होगा क्रॉस फील्ड, मतलब कि ऐसे देखो इस ये जो है ना, यहाँ पे जो डॉट हम बना रहे हैं इधर से फील्ड लाइन्स निकलेगा, टैबलेट से ऊपर उठेगा और फिर इस साइड में एंट्री ले लेगा, है ना। तो इधर क्रॉस फील्ड बन जाएगा और इधर क्या बनेगा, डॉट फील्ड। इसका मतलब कि इधर से फील्ड लाइन्स निकलेगा और इधर से करके और इसमें एंट्री ले लेगा। और चूंकि यह नज़दीक जा रहा है तो इससे निकल के इसके अंदर जाने वाला फील्ड लाइन्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि हम बोल देंगे कि बी से अंदर जाने वाला जो फील्ड लाइन्स है, जो लूप आपके पास कौन सा है, लूप नंबर बी है, इससे जो इनवर्ड है, इनवर्ड फील्ड लाइन्स, इनवर्ड फील्ड लाइन्स कैसा है, इंक्रीजेज। इनवर्ड कैसा होगा, इंक्रीजेज। इसलिए बी में कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगा। क्योंकि जब ऐसा करंट आएगा, है ना, तो इससे कैसा फील्ड जनरेट हो जाएगा, डॉट फील्ड जनरेट होगा। कैसा फील्ड, डॉट फील्ड। और जब इससे एंट्री लेगा तो वो सब जितना भी एंट्री लेने वाला फील्ड लाइन्स होगा ना ये इसके अंदर, वो सब कैसा फील्ड होगा, सब क्रॉस फील्ड होगा।
क्लियर। तो इसके ए के नज़दीक आने से बी के अंदर जाने वाला फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा। वापस रिपीट कर देते हैं, ए के नज़दीक आने से बी के अंदर फील्ड लाइंस जाने वाला जो फील्ड लाइंस है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए ए में कैसा करंट आएगा इस डायरेक्शन में, ताकि वो अपोज कर पाए, और जब इस तरीके से होगा तो बाहर की तरफ फील्ड लाइंस को जनरेट कर देगा, इसलिए इसको डॉट फील्ड है। मतलब ध्यान में रखना है कि ए के कारण, क्लियर है, ए के कारण जो सॉरी ए के कारण जो भी फील्ड लाइंस आएगा ना इसमें, वो सब कैसा आएगा, क्रॉस फील्ड आएगा। ए के कारण जो भी फील्ड आएगा वो सब कैसा आएगा, क्रॉस फील्ड। सोच के देखना है। अब यही हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि यहीं पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो नहीं तो कोई दिक्कत है। ए के कारण फील्ड लाइंस क्या होगा, क्रॉस फील्ड होगा मतलब। और चूंकि ए नज़दीक आ रहा है तो क्रॉस फील्ड का जो नंबर है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब इसी को घटाना चाहेगा तो इसको घटाने के लिए क्या होगा, एक्चुअली में इसको घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यहाँ जनरेट होगा, और वो कैसा फील्ड बना देगा, डॉट फील्ड बना देगा, डॉट फील्ड बना देगा। तो ब्लू वाला जो है वो क्या है, ए के कारण है, तो अंदर जाने वाला बढ़ रहा था, तो उसको घटाने के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़। इसका मतलब कि इसमें कैसा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 11 नंबर क्या बोल रहा है। एभव प्रॉब्लम जैसा ही है, सेम एज एभव प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द कॉइल ए इज मेड टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, रेफर टू द फिगर। अगर हम साइड का नेमिंग कर दें ना कि ये 1 है और 2, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्लियर, कि जो साइड 1 है वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा होगा, और जो साइड 2 है स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, है ना, और रोटेट कर रहा होगा इस तरीके से, और बी जो है उसके बगल में है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले लिख दिया है, इसमें स्टेटमेंट देख लीजिए ध्यान से कि नो करेंट फ्लोज इन बी इफ़ ए इज एट रेस्ट। अगर ए रेस्ट में है, घूम नहीं रहा है, तो बी में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब कि ए में जो भी करंट आएगा, क्लियर है, वो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि अगर वापस पीछे वाला ही केस हो जाएगा कि अगर इसमें करंट कांस्टेंट नहीं होता तो किसी भी लूप को अगर किसी दूसरे लूप के बगल में रख दें और इसमें करंट है, और करंट जो फंक्शन है टाइम टी का, तो ऑब्वियस बात है कि इससे इसका फील्ड लाइंस चेंज होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट जो है वो आना निश्चित है। बट इसमें बोल दिया क्या है, बोला है कि जो आपके पास करंट है वो है ही नहीं, किसमें, बी में, जब घूम ही नहीं रहा हो, है ना, वो लिखा है ना कि नो करंट फ्लोज इन बी इफ़ ए इज एट रेस्ट। ए जब रेस्ट में है, जब रोटेट नहीं कर रहा है, तो बी में जो करंट है वो कैसा करंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसके पास कांस्टेंट करंट है। तो फिर से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कांस्टेंट करंट वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसी में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब ये घूमेगा, बोल रहा है कि रेफर टू द नो करंट फ्लोज इन बी इफ ए इज एट रेस्ट, द करंट इन क्वाइल ए। बोल रहा है कि बताइए द करंट किस में, क्वाइल ए में, कब बताना है, व्हेन द करंट इन बी, when the current in B at t equals to 0, at t equals to 0 is counter clockwise and the coil AE as shown equals to, मतलब ये जो डायग्राम दिया गया आपको t equals to 0 दिया गया, और t equals to 0 पे B में करंट इस तरीके से है, काउंटर क्लॉकवाइज है कि नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। और इसके पास जो ए के पास आपको बताना है, ठीक, कि बताइए कि इस समय इसके पास कैसा होगा करंट। देखो ऑब्वियस बात है कि सर्कुलर लूप है तो दो ही तरीके से करंट होगा, या तो इसके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लियर है, या इसके पास ध्यान में रखना है क्या, कि क्लॉकवाइज होगा। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप दोनों कंसिडर करके और सोच जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये बात फिक्स हो चुका है सबसे पहले कि करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ और सोच के देखो कि जब ये लूप होगा ना ऐसा, है ना, और इसका एक्सिस सही है, रोटेट करेगा ना, तो एक ऐसा समय आएगा जब पूरा घूम के ये वर्टिकल हो जाएगा, है कि नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब ये क्या होगा, पूरा घूम के वर्टिकल हो जाएगा, मतलब कि उसका जो प्लेन होगा ना अभी बदल जाएगा। अभी जैसे कि ऐसे था, अब एक टाइम आएगा ना जब ये पूरा घूम के इस प्लेन में ऐसे हो जाएगा वर्टिकल एकदम, है ना। पहले था एकदम इस पे ऐसे बना हुआ है, अब यही पूरा घूम जाएगा ना तो इस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये थोड़ा इमेजिनेशन का चीज़ है, क्लियर है। इसको आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम इसमें लॉजिक क्या दे रहे हैं कि जब ये लूप होगा तो लूप जब सब, अब हम जो लॉजिक दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, उसको सोचना है ढंग से। तो पॉइंट जो 2 है ये तो अंदर जाएगा, अंदर की तरफ, और ए क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो जो आपका ये लूप जो है बना हुआ, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना, वर्टिकल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वो, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब प्लेन चेंज हो जाएगा, है ना, प्लेन इसका कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप इमेजिन करिए कि 1 को स्क्रीन के ठीक ऊपर ले आइए, जो पॉइंट 1 है ना ये वाला,
इसको स्क्रीन के ठीक ऊपर ले आइए और 2 जो है ठीक उसके नीचे से चला जाएगा, तो घूमेगा तो लूप वैसा ही हो जाएगा ना, है ना, लूप वैसा ही हो जाएगा। तो जब उस केस में लूप हो जाएगा इस तरीके से कुछ ऐसा, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा कुछ लूप, और हमारे पास एक्सिस हो जाएगा कुछ ऐसे, है कि नहीं। 1 हमारे पास अब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और 2 किधर चला जाएगा, अंदर, मतलब कि इसके ये सब पॉइंट जो है अंदर चला जाएगा और ये सब निकल के किधर आ जाएगा, बाहर। ये जो सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, ये स्क्रीन के बाहर आ जाएगा और ये वाला किधर चला जाएगा, स्क्रीन के अंदर। तो सोच के देखो कि जब ये वर्टिकल हो जाएगा तब उस समय अगर इसके पास कोई करंट भी है तो फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो देखो, तो अगर ऐसा कोई लूप हमारे पास रहे, इस तरीके से एक्सिस हो जाएगा, तो इसका फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही बनेगा, है कि नहीं। और इसके बगल में ऐसा लूप है तो वो ये तो हॉरिजॉन्टल में है, तो इससे सिर्फ पास कर जाएगा, इसके अंदर नहीं ना, कैसे निकल के इसके अंदर घुस जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसको क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब है कि इस पोजीशन में फ्लक्स इन बी अगर हम लोग लिखेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, फ्लक्स इन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे टी इक्वल्स टू जीरो पे ही, किसके कॉरस्पॉन्डिंग टी इक्वल्स टू जीरो पे, अभी जो डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक, उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर सपोज करो कि ये क्या कर रहा होगा कि इसके पास ऐसा फील्ड लाइंस आया होगा ए के कारण कि उसको यह अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में करंट बनाया, करंट मतलब कि यह कैसा बना दिया, तो डॉट फील्ड बनाया, डॉट फील्ड बनाया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को थोड़ा रिमाइंड करिएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इधर वाला लूप था और इधर वाला लूप था, तो ए के कारण बी में ना क्रॉस फील्ड बढ़ रहा था, ध्यान रखना है। इसलिए इसको घटाने के लिए ऐसे गया तो डॉट फील्ड बना, अपोज किया, बढ़ रहा था इसलिए डॉट फील्ड बना के अपोज किया, ध्यान रखना है। वही चीज़ हम लोग को यहाँ भी चेक करना है कि यहाँ पर एक्चुअली में बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब उसके घूमने के कारण, जो लूप ए है उस लूप ए के घूमने के कारण इसके थ्रू फील्ड लाइंस बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी अगर हम लोग सोचेंगे, ठीक, तो अभी जो भी इसके साथ फील्ड लाइंस होगा और जब ये वर्टिकल आएगा, मतलब जो पॉइंट ए बाहर निकलेगा, तो पॉइंट ए बाहर निकल के 2 किधर जाएगा, अंदर, तो फील्ड लाइंस जो ड्रॉ होगा, तो उसके ड्रॉ होने के कारण इसके थ्रू जो लूप अपने पास कौन सा है, ए है, उस लूप लूप ए है, लूप बी में इसके कारण जो अंदर जाने वाला फील्ड लाइंस होगा ना, मतलब जो फ्लक्स होगा वो घटेगा, फाई थ्रू फाई जो होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज होगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही जो हम अभी लिखे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट होगा कि घटेगा। अगर ये क्लिक कर गया आपको कि घटेगा, क्लियर, तो ये भी क्लिक कर जाएगा कि उस जो चीज़ घट रहा होगा ना उसके अंदर जाने के लिए, क्लियर, उसी को वो सपोर्ट करेगा, उसी को वो अपोज करेगा, है ना। क्योंकि लेंज लॉ उसी उसी को बोलता है ना कि जो जिस चीज़ से क्रिएट हुआ हो उसी को क्या कर दे, वो अपोज करे, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग को यही चीज़ देखना है कि एक्चुअली में यहाँ पर कौन इसको सपोर्ट कर रहा है या इसको कौन अपोज करेगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है कौन सपोर्ट करेगा कि कौन अपोज करेगा। अभी तो सिर्फ ये दे दिया गया है कि इसके पास डायरेक्शन किधर है, तो इसके पास डायरेक्शन है आपके पास सिर्फ यहाँ पे, हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि डॉट फील्ड ये बना रहा है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा, चेक कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जब ये रोटेट करना चालू करेगा तो रोटेट करेगा तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा इससे क्या होगा, घटेगा, इससे क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तब सवाल है कि अब घटेगा बढ़ेगा ये कैसे पता चल रहा है, तो चेक कर लो। तो पहले से मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट है, क्लियर, तो इस डायरेक्शन में करंट होगा तो इसके कारण, अभी देखो छोटा सा एलिमेंट यहीं पे सोच लो, तो इसके कारण इधर कैसा होगा, क्रॉस फील्ड, और इधर कैसा होगा, डॉट फील्ड, मतलब इस साइड से निकलेगा फील्ड लाइंस और इसमें एंट्री ले लेगा, क्लियर है। तो अगर इसमें एंट्री लिया इसका मतलब कि क्रॉस फील्ड एंट्री ले रहा है कि नहीं। अब क्रॉस फील्ड जैसे एंट्री लेगा और ये लूप घूमने वाला भी है, तो लूप जैसे ही घूमेगा तो क्रॉस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, क्रॉस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे तो ये करंट इधर आ रहा है, तो करंट अगर इसमें इधर आ गया तो बाहर आ गया ना, तो अंदर जाने वाले फील्ड लाइंस घट रहा है, क्लियर। ये किधर जनरेट किया है, डॉट, तो अपोज कर दिया ना, उसको सपोर्ट कहाँ किया, सॉरी, और अपोज कर दिया, मतलब जो चेंज हो रहा था, चेंज क्या हो रहा था, चेंज हम लोग को चेक करना है इसमें, है कि नहीं। तो चेंज हो रहा है, अगर हम अभी ये कब बना रहे हैं, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पे सोच रहे हैं, तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि बी के लूप से क्रॉस फील्ड मतलब अंदर जाने वाला जो फील्ड लाइन्स है वो घट रहा है, तो चेंज हो रहा है, घटना, तो अपोज होना चाहिए कि इसको बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये तो डॉट फील्ड आ गया थी तो और अपोज कर गया तो ये गलत हो गया। इसका मतलब अब तो सीधा है, अब आंसर अगर आपको टिक मारना है तो सीधा मार दीजिए क्या चीज़, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। मतलब इसमें जो हमारे पास करंट आएगा ए नंबर में, है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से नहीं आने वाला है, वो कैसा आने वाला है, ध्यान रखिएगा, तो आएगा आपके पास क्लॉकवाइज। कैसा आएगा ये चीज़, क्लॉकवाइज आएगा,
ठीक, क्योंकि क्लॉकवाइज जैसे आप लीजिएगा तो फिर यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट करिए, तो इसके कारण जो आप इधर लिखिएगा, एक मिनट, इसके कारण जो आप लिखिएगा इसके कारण, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो इसके कारण लिखोगे क्रॉस फील्ड और इसके कारण डॉट फील्ड। इसका मतलब है कि इससे फील्ड लाइंस इधर से निकलेगा और इसमें एंट्री लेगा। अभी आपको सर्कुलर लूप का फील्ड लाइंस बनाने आना चाहिए, है कि नहीं। अब आपको अगर कन्फ्यूजन है तो जैसे एक लूप यहाँ बना लो, एक लूप यहाँ बना लो, और एक बार ऐसे करंट इसमें रख लो, एक बार ऐसे करंट, और दोनों के कारण फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। ये सब चीज़ बेसिक पता होना चाहिए, तब जाके आसान हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकलेगा और इसमें एंट्री लेगा। इसका मतलब कि इसमें भी इससे निकलने वाला फील्ड लाइंस क्या होगा, अब सोच के देखो, इसके बगल में होगा ना, तो इधर से निकल रहा है, मतलब इधर से निकल के और इसमें ऐसे एंट्री लेगा। क्लियर है। तो यहाँ से एंट्री ले लेगा। अब जहाँ से एंट्री लेता है वो क्रॉस फील्ड हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें कि अब उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए तो बाहर निकलने वाला फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये भी इस तरीके से करंट लाएगा कि उसको क्या कर दे, सपोर्ट कर दे। सपोर्ट कर देगा तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें हमारे हिसाब से नहीं, ऑप्शन जो होना चाहिए वो कौन कौन होना चाहिए, तो कांस्टेंट करंट है आपके पास, ऑप्शन ए और डी होना चाहिए। एक है क्लॉकवाइज और एक है किधर है, एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कंडक्टर लूप ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम एंड एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ऐसा है कुछ कि एक सर्कुलर लूप रहा होगा, उसका कुछ रेडियस है, आर दिया हुआ, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ, इसमें क्रॉस फील्ड था, है कि नहीं, और इस लूप को है ना, इस फील्ड से तुरंत बाहर निकाल लिया गया। लिखा गया है ना कि इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ही होगा। तो तुरंत बी था और बी तुरंत बी से क्या हो गया, जीरो हो गया, तो फ्लक्स का चेंज हुआ, डेल्टा फाई आया होगा, लूप कंप्लीट है। ईएमएफ आया तो करंट आ गया, करंट आया इसका मतलब चार्ज का फ्लो हुआ, है कि नहीं। तो उसमें जो करंट आया ना, वो करंट का टाइम वर्सेस करंट वर्सेस टाइम का आपको क्या कर दिया गया, ग्राफ दे दिया गया। पूछ रहा सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज पास थ्रू द लूप, तो टोटल चार्ज पास थ्रू लूप क्या होगा, देखो करंट तो कांस्टेंट नहीं है कि नहीं, करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आई इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी होगा। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई डी टी लिख सकते हैं। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। आई और डी टी के बीच का ग्राफ दिया गया है, उसका एरिया निकाल दीजिए, है कि नहीं। तो एरिया जैसे ही कैलकुलेट करिएगा, ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, चार्ज मिल जाएगा। तो एरिया यहाँ से अब तो कैलकुलेट कर लेना चाहिए था हम लोग को। ट्राइंगल दिया हुआ है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, है कि नहीं। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना देखो, तो 1 इंटू हाइट कितना है, 0.4, 0.4 मतलब 4/10। यहाँ से 2 टाइम्स इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना, 2 कूलम्ब। मतलब उससे कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा लूप से, 0.2 कूलम्ब। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो इसका। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज निकालना। अच्छा, इसमें हमें कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम शायद बताए हैं, बट फिर भी हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हमको ये पता है कि ई इक्वल्स टू क्या होता है, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो ये लिख दो। अगर उस लूप है, अगर इसमें ये ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स एन है, इसका रेसिस्टेंस आई हुआ तो करंट कितना लिख लेंगे, तो आई इक्वल्स हम लोग लिख देंगे यहाँ से ई अपॉन आर, ऑब्वियस बात है। और आई इक्वल्स टू क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब सोचो आई इक्वल्स टू हम लोग लिख रहे हैं ई बाई आर, और आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और ई इक्वल्स टू इतना लिखा जा सकता है। तो अगर ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ई बाई आर। सही है, और ई के बदले क्या लिखा जा सकता है, देखो एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ध्यान रखना एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब इस दोनों ये वाला जो दोनों इक्वेशन है ना, ठीक, इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास एन। अच्छा, इसमें कुछ छूटा भी है ना, ई तो ई हो गया ना, यहाँ पे आर से डिवाइड भी करेंगे ना, एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फाई सॉरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या है, सिर्फ ई एम एफ है, तो ई इक्वल्स टू आई आर लिखेंगे, तो यहाँ से डेल्टा जाएगा, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है, एन क्या हो जाएगा यहाँ से एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा फाई लिखेंगे ना, डेल्टा फाई, तो क्या आ जाएगा आर बाई एन इंटू आर बाई एन इंटू डेल्टा क्यू। ध्यान रखना ये चीज़, ये एक रिजल्ट आया। ठीक, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखिए, ईएमएफ, फिर उसमें करंट,
फिर करंट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है चार्ज के टर्म्स में, इस दोनों को क्या कर दिए इक्वल, इक्वल किए तो हमारे पास ये रिलेशन आया, तो यहाँ से आ गया। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा की हमको डेल्टा क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल, दैट इज डेल्टा फाई। तो रेसिस्टेंस देख लीजिए कितना दिया गया क्वेश्चन में, रेसिस्टेंस है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स है 1, इंटू कितना है यहाँ पर 0.2 है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू जो आपके पास 10 गुने 2/10 विच इज इक्वल्स टू 2 वेबर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये निकल गया क्या चीज़ यहाँ से, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। अब इसमें और क्या पूछा है, थर्ड नंबर मैग्नेट्यूड तो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी थर्ड नंबर इसमें आसानी से निकल जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू बी ए, फाई हम लोग को पता है कितना 2 वेबर, बी पूछ ही रहा है, एरिया पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, है कि नहीं। आर दिया गया है शायद 10 सेंटीमीटर है ना, आर है आपके पास कितना 10 सेंटीमीटर, आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा। आर दिया हुआ, सॉरी एरिया दिया हुआ, एरिया ही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलिए, ठीक, मीटर स्क्वायर में बदलने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट एरिया का वैल्यू दिया गया है ना, तो इसका तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट एक जगह पर क्या पुट कर दीजिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ से, इंटू, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आप मल्टीप्लाई जैसे उसको अपना कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा। तो बी बराबर यहाँ से आ जाना चाहिए कितना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 2 इंटू 10 की पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो इसका सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये वाला फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, ठीक। और नहीं तो बस आपको बेसिक है, आपको निकालना ही है उसमें फ्लक्स, तो आप पहले करंट निकाल लीजिए और उसको कंपेयर कर दीजिए। ओके ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इंडक्टर से। तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्वेश्चन नंबर तो बहुत खास नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाएगा तो बन जाएगा। बोल रहा है कि बी जो है आपके पास, बी में मैग्नेटिक फील्ड कितना, सॉरी बी बोल रहा है, ए जो है, ए में मैग्नेटिक फील्ड है 3 टेस्ला। पहला नंबर तो चारों आइडेंटिकल है, मतलब चारों का डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल। मतलब इसका भी ये एल लिखिएगा आप, ये भी एल, ये भी एल और ये भी क्या होगा, एल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ध्यान से थोड़ा सा ये देखना है, ऐसे यहाँ से ऐसे गया और इस तरीके से ऐसे गया, ऐसे। आपको हम पढ़ा चुके हैं क्या कि ये सब रेसिस्टेंस जैसा काम करता है। तो ये भी एल होगा, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, और तीनों किस चीज़ में है, पैरेलल में, उसके साथ ही सीरीज में। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, बी है। क्लियर। अच्छा, उसमें सेंटर लिख दिया, उसे कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ए है, ए के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 टेस्ला है, तो सेंटर में है सर, तो मैग्नेटिक फील्ड और भी कहीं होता है कि नहीं, थ्रू आउट कहीं भी देख रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक है। अच्छा सोच के देखो, आइडेंटिकल है, इसका मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें होगा उसका लेंथ इतना होगा, सब कुछ सेम होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी मतलब कि मान लो कि इसमें करंट कितना होगा, आई मान रहे हैं हम कि उसमें करंट है आई, तो बी इक्वल्स टू क्या लिखिएगा आप, μ0 n I, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 टेस्ला, पहला दिया हुआ। यही करंट जब यहाँ पे आएगा तो जंक्शन मिला, जंक्शन के पास इसके 1 2 और 3। क्लियर है, तो आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, तो बोले कि रेसिस्टेंस जैसा होगा, है कि नहीं। तो इसमें करंट कितना होगा I0/3, इसमें भी I0/3 और इसमें भी I0/3, मतलब कि हर एक को कितना मिलेगा, ईच को जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा I0/3, है कि नहीं, आइडेंटिकल पाथ्स है ना, तो I0/3 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही I0/3 मिला, तो अगर हम लोग किस में पूछ रहे हैं हमसे, सी में पूछ रहा है ना, सी में शायद ये वाला है ना, सी में, तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे B0 C, तो क्या लिखोगे, देखो μ0 तो वही रहने वाला है, n वही रहने वाला है, करेंट इन सी, तो यहाँ से लिखिएगा आप μ0 n, और करेंट इन सी कितना आपके पास I0/3 लिखिएगा, तो क्या आ गया μ0 NI/3, तो μ0 NI का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, और 1 टेस्ला आपके पास कौन सा, सी नंबर। क्लियर है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, वो 21 अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किए नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसके लिए आपको LR सर्किट पढ़ना पड़ेगा, जो बोर्ड के सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए हम उसको नहीं बताए थे, ठीक। उसको बाद में बता देंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, उसमें तो है क्वेश्चन नंबर बहुत सारा, बट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या आपके पास। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स है, मतलब कुछ ऐसा है, एक ये होगा C1
का एक मान लो कुछ ऐसा करके C2, C1 एंड C2, इसका नाम हो गया C1 और इसका क्या हो गया C2 हो गया। कुछ आर प्लेस्ड इन XY प्लेन। C1 है 500 टर्न्स, इसके पास 500 टर्न्स है एंड रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। C2 है 200 टर्न्स, इसके पास 200 टर्न्स है एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसके पास क्या है रेडियस 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि C2 का जो रेडियस है वो क्या है बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना आपको ये चीज़। C2 का 20 गुना है इसका रेडियस, इसका मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा लिख रहा है C2 कैरीज अ करंट, और इसमें जो करंट आपके पास मिला है वो करंट एज ए टाइम फंक्शन ऑफ t है। ये कितना है 5t स्क्वायर माइनस 2t है ना, 2t प्लस कितना है 3 है, ऐसा करंट है इसमें ये चीज़, ऐसा हमको मिल गया है। बोल रहा था EMF इंड्यूस्ड इन C1, इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ ठीक वो एट t=1, मतलब ये सारा कहानी हम लोग को कब का देखना है t=1 का देखना है। t=1 पे क्लियर, वो कितना है 4/x है, मतलब EMF t=1 पे कितना है EMF एक्चुअली कितना है 4/x है। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना है, ये नहीं पूछ रहा होगा, हाँ ठीक है। देखो सिंपल कहानी है कि C2 बाहर है, उसमें करंट बदल रहा है, उसके कारण अब इसमें ऑब्वियस बात है कि करंट बदलेगा, उसके अंदर में ये रखा गया तो इससे भी फ्लक्स क्या होगा बदलेगा, जो C1 है उससे भी क्या होगा फ्लक्स बदलेगा। जब इसमें फ्लक्स बदलेगा तो EMF आएगा। तो उसको कंपेयर, तो मतलब कि हम लोग को बेसिक तौर पे C1 में EMF निकालना है, क्लियर है, और उसको कंपेयर कर देना है 4/x से, और उसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम पूछेंगे कि C1 में आखिर फ्लक्स चेंज ही क्यों होगा, इसलिए क्योंकि वह C2 के विसिनिटी में रखा गया है। इसमें करंट क्या है बदल रहा है, करंट बदलेगा तो इसके कारण इसके सेंटर पे कितना होता है μ0 ni। मतलब हम लोग लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C2, तो कितना लिखिएगा बताइए μ0, जो हम लोग लिखते हैं सेंटर के केस में है ना, तो μ0 I डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 2 और उसका C2 का, तो C2 का अगर जो भी होगा ना रेडियस उसको मान लो डेट इज़ R2 है कि नहीं, और उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं N2 से, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। और I जो है वो क्या है एक्चुअली में फंक्शन ऑफ t है, क्लियर है। I इसका जो भी वैल्यू है वो क्या है एक्चुअली में फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये लिख लिए हैं क्या चीज़ हमारे पास सॉरी, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लिए, लेकिन ये किसके कारण लिखे C2 के कारण लिखे, कहाँ पे C1 के सेंटर पे ये चीज़ लिखा गया। अब फ्लक्स लिखना है किस में, तो फ्लक्स तो चेंज हुआ C1 में, तो फ्लक्स अगर हम लोग लिखें यहाँ से फाई को क्या लिखेंगे बताइए BA, सही बात है, लेकिन सबके पास नंबर ऑफ टर्न्स है, फ्लक्स हम लोग किस में लिख रहे हैं 1 में, तो इसको भी तो N1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना फ्लक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा सोच के देखिए, यहाँ से जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, तो N1 वो तो रहना ही है, B का वैल्यू लिखिए तो आ जाएगा N2 μ0 और I एज अ फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाई 2R2 इंटू एरिया लिखना है पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज हो रहा है अंदर वाले से ना, तो उसका एरिया लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये टाइम के साथ ये वाला फैक्टर देखो ध्यान से, यहाँ से ये जो फैक्टर है ना ये तो बदलेगा, इसका मतलब कि फ्लक्स भी जो है हमारे पास, ध्यान रखना ये फ्लक्स जो है हमारे पास, ये फ्लक्स भी क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो EMF क्या होता है बताइए, तो EMF होता है d∅ वो डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा, तो सिर्फ सॉल्व करो डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, तो d∅ क्या हो जाएगा आपके पास dt, तो d∅dt होगा, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R2, और कुछ बचता है क्या μ0, ये सब एक तरफ, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या चीज़ di/dt, क्लियर है। अब इसको di/dt कर लेंगे यहाँ से हम लोग, तो EMF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सोच के देखो, अब ये जितना भी है N1 N2 ये सारा वैल्यू इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, di/dt क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो di/dt जो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 10t - 2, ये हो जाएगा ना 10t - 2, तो इसको यहाँ पर क्या कर देना है 10t - 2, इसको सॉल्व करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, EMF निकालना है कब t=1 पे, तो इक्वल्स टू में यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और 10 × 1 तो 10 × 1 -2, तो ये हो जाएगा कितना 8, 10 × 1 10 में से तो 8 हो गया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा मान लो k आया है कि नहीं, तो k इंटू क्या कर देना 8 आ गया। ये जो EMF आएगा ना उसको कंपेयर कर देना, ये अपने पास जो आया ना k × 8,
ठीक। इसको कंपेयर कर देना है कितना से, तो दिया हुआ था 4/x से ना, x से, ये हमको पता ही रहेगा। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, क्लियर है। ये अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो अपने आप आपके पास कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। ओके ओके। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, और 24 नंबर, देखिए 24। ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है ना, लूप जैसा नहीं था क्वेश्चन, जो कि एक लूप था, सर्कुलर लूप, और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया था, घुमाया गया था ना। तो जब हम लोग लिख रहे थे तो फाई इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, बी ए कॉस थीटा, याद करिए। ये लिखते थे ना फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, उसको फिर डिफ्रेंशिएट करते थे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ईएमएफ निकालते थे, फिर पावर का फार्मूला उसमें लगा के, और वहाँ से एवरेज वगैरह या जो चीज़ का कैलकुलेशन किया जाता था वही करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा लिखते थे। लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे क्या है, इलिप्स है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इलिप्स दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, इलिप्स कैरियर लिख देना है। वहाँ लिखते थे किस चीज़ का, सर्कल का, यहाँ इलिप्स कैरियर लिखते हैं। तो पाई इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, बी ए, तो बी ए लिखिएगा यहाँ से। तो एक मिनट, तो बी ए हो गया। तो यहाँ से फ्लक्स लिखोगे तो पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी, और एरिया के बदले लिख देना पाई ए और बी, और यहाँ से कॉस और ओमेगा टी। तो ईएमएफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, d∅/dt। तो d∅/dt करेंगे तो कितना जाएगा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है क्या, इतना सेम एक्सिस, इतना एक से नंबर ऑफ टर्न्स अगर देगा तो इनसे मल्टीप्लाई कर देना, ऑप्शन में तो है नहीं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ से है कितना, बी पाई ए बी, और यहाँ हो जाएगा आपके पास ओमेगा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी को, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास ओमेगा से मल्टीप्लाई और साइन ओमेगा टी, ये चीज़ होगी। ईएमएफ निकल गया, ये चीज़ हमारे पास। अब ईएमएफ हमारे पास निकल गया, क्लियर है। तो ये फंक्शन हो गया ना साइन का, तो ये जो होगा ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे पीक ईएमएफ, है कि नहीं, इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, पीक ईएमएफ हो गया, क्लियर है। अब हमको एवरेज पावर चाहिए, सोच के देखो, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर, तो जो सबसे बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है वो साइन के फंक्शन में आ रहा है ना, तो मतलब ये अल्टरनेटिंग जैसा है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं, VRMS इंटू IRMS, है कि नहीं। तो एवरेज पावर इसी को ना लिखा जाता है, ध्यान रखना ये चीज़, क्लियर है। VRMS इंटू IRMS, ये इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यहाँ से VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, पी इक्वल्स टू लिखते हैं ना V²/R, ध्यान रखना है इस तरीके से। नहीं तो फिर अब पूरा डिफ्रेंशिएट करिए, लिमिट लगाइए, एवरेज का कैलकुलेशन जैसे अल्टरनेटिंग करंट में किया गया है ना, तो उसी तरीके से कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे जैसे देखो क्या बताते हैं, जैसे पी इक्वल्स टू लिखोगे ना I²R, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ना I इक्वल्स टू E/R, आई इक्वल्स क्या लिखा जा सकता है, E/R। अब ई लिखो, यहाँ पर I² करो, इंटीग्रेट करो 0 से π/2 तक, तो फिर से उतना क्यों करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। तो यहाँ से VRMS/² डिवाइडेड बाई क्या कर देना, R, देख लो ये फार्मूला हम लगाने वाले हैं, क्लियर है। तो ईएमएफ हमारे पास निकल चुका है। तो ये हमारे पास जो निकला वो क्या निकला, E0 मतलब मैक्सिमम। तो वोल्टेज ERMS क्या निकलेगा, ERMS इक्वल्स टू होता है अपने पास E0/√2, E0/√2 कहने का मतलब कि B/AB ओमेगा, अब बाई कितना √2, ये निकल गया ईएमएफ निकला। तो हमको क्या चाहिए, RMS का स्क्वायर अपॉन R। तो जो एवरेज पावर आपके पास हो गया, एवरेज पावर वो क्या हो गया, RMS का स्क्वायर करिए, तो RMS का स्क्वायर मतलब कि इस पूरा का स्क्वायर करिए, तो देखो क्या हो जाएगा, B² π² A² B² ओमेगा² डिवाइडेड बाई 2, और R से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई R। अब देखते हैं किससे मैच कर रहा है ऑप्शन, π² A² B² π² A² B², और कैपिटल बी का भी स्क्वायर आ गया, ओमेगा का स्क्वायर भी आ गया, और 2R भी आ गया, क्लियर है। तो आई होप कि इसका आंसर ये होना चाहिए, सही सही, क्लियर है। तो हमारे पास ये चीज़ सॉल्व हो चुका है, ओके, यहाँ से ये चीज़, ओके। देखिए ये एक और है जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब इसमें इसका क्या है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, बेसिक है, समझना है। अरे यार हाँ, सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस दिया होगा, अब वैल्यू आप खुद से पुट करिएगा, हम R पुट कर दिए हैं, ठीक है। रेडियस R, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना है, P है, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इनिशियली। तो परपेंडिकुलर मतलब कि मान लो कि हम क्रॉस फील्ड में ऐसे रखे हुए हैं, तो इससे क्या है, परपेंडिकुलर अपना होगा। इट इज़ रोटेटेड एट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा इसका क्या है, कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना है, क्लियर है। ओमेगा क्या है इसका, एक मिनट, ओमेगा क्या है इसका, कांस्टेंट है, क्लियर। ओमेगा है इसका कांस्टेंट। ओमेगा होता क्या है एक्चुअली में,
थीटा बाई टी होता है कि नहीं। अब देखना हम लोग को क्या चीज़ यहाँ से अबाउट एन एक्सिस अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द इतना, इसको ऐसे करके इसमें रोटेट करवा दिया गया, घुमा दिया गया इसके चारों तरफ। अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना एग्जैक्टली इसी के जैसा है, बस उसमें जैसे कि क्या बोलते लिप्स था, इसमें क्या आ गया है, लूप आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, बस इट इज़ रोटेट बाई इतना हो गया, सॉरी। अब इसमें लिखा गया कि अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट अंडरगोज हाफ ऑफ रोटेशन इन 0.2 सेकेंड। बोल रहा हाफ रोटेशन गया है 0.2 सेकेंड, इसका मतलब कि ओमेगा बता रहा, हाफ रोटेशन मतलब कितना गया वो, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखिएगा कि हम जानते हैं क्या, ध्यान रखना है 2π/t, एक रिलेशन याद होना चाहिए, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब सोचो हम लोग को क्या निकालना, ओमेगा। अब हमको ओमेगा निकालना है, अगर तो हाफ रोटेशन गया, हाफ रोटेशन मतलब कितना गया वो, किस करिए, हाफ रोटेशन कहने का मतलब हो गया कि पाई गया वो, तो पाई अगर वो गया है तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए मतलब कितना है, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, π/t, और टी कितना लिख देना 0.2, ठीक है ना। 0.2 कहने का मतलब हो गया 10 ऊपर, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, ऊपर में चले 10 5 5 पाई आ गया, है कि नहीं, ये चीज़ होगा। यह ऑब्वियस बात है कि अगर इसको देखोगे 2π/t अगर ये लिखना चाहोगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2π और 2 × 0.2, कैसे, क्योंकि आधा घूमने में उसको लगा है 0.2, तो पूरा घूमने में लग जाएगा 2 × इतना 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वही आ जाएगा ना 10/2, तो 5 पाई आ जाएगा, मतलब कि 5 पाई क्या हो गया उसका ध्यान में रखना है, वैल्यू किस चीज़ का, ओमेगा का, तो ओमेगा निकल गया हमारे पास कितना 5 पाई, ठीक है। यूनिट वगैरह चेक कर लीजिए, दिया हुआ ना 0.2 सेकेंड और हाफ रोटेशन है, ठीक है 0.2 सेकेंड। अब इसमें पूछा क्या एक्चुअली हम लोगों से, तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखिए क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, है कि नहीं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। तो अब तो फिर वही कहानी हो जाएगा आपके पास क्या, कि फाई इक्वल्स टू BA cos ओमेगा टी, EMF लिखिएगा आप यहाँ से d∅/dt विच इक्वल्स टू, सिर्फ मॉडुलस लगाइए, नंबर ऑफ टर्न्स पे हम लिख देते हैं, अगर होगा तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, तो NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी, और जो मैक्सिमम EMF है वही होगा E0 आएगा ना, E0 ये तो बता चुके हैं, NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, अगर N दिया है तो ठीक, नहीं तो देख लेते हैं कि वैल्यू सब पता है कि ओमेगा हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ तो एरिया निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा, निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने आप कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू इसका आना ही है, बस ध्यान रखना है कि आंसर जो है वो माइक्रो वोल्ट में होना चाहिए, किस चीज़ में, माइक्रो वोल्ट में। तो माइक्रो वोल्ट में अगर वो वैल्यू होगा तो वही होगा, बात समझ आ गया। माइक्रो कहने का मतलब क्या होगा, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो मान लो कि लास्ट में आंसर तुम्हारा ऐसे आ गया समथिंग 3 × सपोज 10⁻⁻2 आ गया, तुम कहोगे सर -6 में तो आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या काम कर देना है, इसको इंटू कर दो 10⁻⁻4 और डिवाइड कर दो 10⁻⁻4 से, देख लो ये वाला वैल्यू क्या हो गया 10⁻⁻6, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा 3/10⁻⁻4 माइक्रो 10, है ना, माइक्रो वोल्ट, मान लो ऐसे आ गया, तो मतलब उसमें माइक्रो टर्म्स होना चाहिए, जो बच गया वो हमारे पास क्या है आंसर, ओके।